और साथ ही मुख्यमंत्री के 2 कार्यक्रम का भी उन्होंने बताया कि कल जो 2 कार्यक्रम होने वाले हैं यूपी में रोजगारों के लिए। इसी बीच लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर हुआ है लखनऊ। गुरुवार को लखनऊ का AQI 420 पहुंचा है। गुरुवार को कानपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 3 शहरों में यूपी के कानपुर AQI 431 तक, दूसरा नंबर पर प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरनगर का AQI 422 पहुंचा और देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 3 शहरों में यूपी के वो तीनों शहर हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कहा जाए स्मार्ट सिटी और तमाम योजनाओं को बट्टा लगा रहे हैं अधिकारी, जिसे भी कह लें, इसके हर एक अधिकारी जो भी आम जनमानस सब जिम्मेदार हैं। जबकि विश्व लेवल पे अगर बात हो और ऐसा टॉप करना, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, ये तीनों प्रदूषण के मामले में दुनिया भर के टॉप 3 शहरों में है, जहां कानपुर का AQI 431 रहा, वहीं मुजफ्फरनगर का 422, लखनऊ का 420, गाजियाबाद की अगर हम लोग बात करें तो 370 और बुलंदशहर का 373। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण यूपी में अपने पैर पसारता जा रहा है और जिस तरह से उसकी रफ्तार है, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो लखनऊ देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है। गुरुवार को लखनऊ का AQI इंडेक्स 420 पहुंचा। गुरुवार को कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा, जिसका AQI 431 तक पहुंच गया और देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में यूपी के 3 शहर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्व के टॉप 3 प्रदूषित शहरों में यूपी के 3 शहर हैं, मुजफ्फरनगर, लखनऊ और कानपुर। राजधानी की बात करें तो वहां का AQI प्रेशर 420 रहा। तापमान में गिरावट के साथ साथ ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है, तो वहीं वातावरण में भी प्रदूषण भी तेजी से बढ़ने लगा है। आलम यह है कि लगातार हवा में घुल रहे इस जहरीले प्रदूषण के कारण दिन का नज़ारा भी बदल जाता है। AQI के साथ साथ PM का आंकड़ा 2.5 बढ़ गया है, 450 के पार पहुंच रहा है। लगातार कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक और डॉक्टरों का कहना है कि इस दूषित हवा में न केवल मरीज परेशान होंगे, बल्कि आम जनता भी इस संक्रमित हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे कोरोना का भी संक्रमण बढ़ेगा। लगातार गिर रहे तापमान के कारण न सिर्फ ठंड बढ़ रही है, बल्कि कानपुर शहर की आबो हवा भी और जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण AQI के साथ PM भी 2.5 से बढ़कर 450 का आंकड़ा पार कर रहा है। इस वक्त भी आपको दिखा दें कि जो दिन का नज़ारा है वह सुबह की तरीके और शाम की तरीके हो गया है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉग की या फिर धुंध की या फिर कहा जाए कि प्रदूषण की चादर जो है वो कानपुर शहर में फैलने लगी है। और यही वजह है कि इस चादर के कारण जो आम आदमी है वो बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जबकि वैज्ञानिक और जो डॉक्टर हैं उनका यह कहना है कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे ना सिर्फ मरीजों को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि आम आदमी भी इसकी चपेट में आएगा। कानपुर से कैमरा पर्सन मोहित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया। जनपद मुजफ्फरनगर में कुंभकर्णी नींद में सोए प्रदूषण विभाग की वर्षों बाद नींद टूटी है। हाल ही में पिछले दिनों प्रदूषण विभाग ने जिले के 24 पेपर व पल्प इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई करते हुए भोपा रोड, जौली रोड व जानसाट रोड पर चल रही इन फैक्ट्रियों पर प्लास्टिक का कचरा फैलाने और नालों में केमिकल युक्त पानी बहाने के चलते लाखों का जुर्माना लगाया है। प्रदूषण विभाग की इस कार्रवाई से जनपद के पल्प और पेपर मिल के मालिकों में हड़कंप मच गया था। प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह ने प्रदूषण विभाग के मुख्यालय पर प्रदूषण फैला रही फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की संतुष्टि दी, जिसके बाद मुख्यालय से जनपद इन 24 पेपर मिलों पर लगभग 97,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जी ने इंजीनियर की टीम गठित करते हुए पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। तो ये प्रदूषण का कलंक, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से जुड़े, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं, जहां किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कह के आए हैं
ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਦਿਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੜਕਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ 1 ਜਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ जान, ये ਅਸੀਂ कह के आए। तो यहाँ आप किसानों को सुन रहे थे जिन्होंने कहा हम ये काला कानून वापस करवा कर ही मानेंगे, इसे रद्द करा कर ही मानेंगे, पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुलाया जाए और इसको कानून को रद्द किया जाए। इन सब के बीच हम लोग आज बात कर रहे हैं सुबह बोलेगा में प्रदूषण के कलंक की। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय आ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं, ये जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक सिंह प्रमुख संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरुण शर्मा मुजफ्फरनगर और सारिका गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका आपके पास आऊंगा। कानपुर की आपने आबो हवा बताई कि दोपहर की भी बात करें तो वहाँ शाम को और सुबह जैसा माहौल लगता है। आप जहाँ पर खड़ी हैं, अगर मैं वहाँ बात करूँ तो लगातार वहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। यहाँ के मेयर तमाम बातें करते हैं कि बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। अगर मैं बात करूं पानी के प्रदूषण से लेके हवा में प्रदूषण तक, इतनी कोरोना काल में रोक लगा दी गई थी बिल्डिंगों के बनने की, लेकिन वो लगातार जारी है। धूल से प्रदूषण बहुत बढ़ता है, जिसके कारण कानपुर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ सारी सड़कें खुदी हुई हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। जब से कानपुर का नाम टॉप 3 में आ गया है, तब से यहाँ पर प्रशासनिक अमले में हलचल मची हुई है। और यही बात है कि यहाँ पर जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको लाख प्रयास किया गया था कि रोक लिया जाए। यहाँ तक कि दिवाली में पटाखे भी नहीं फोड़ने को मिले, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो प्रदूषण का रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं, इस समय जो नजारा है उससे आप यह अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कानपुर की आबो हवा कितनी जहरीली हो गई है। अभी से ही लोग जो वाहन हैं वो उनकी लाइटें जलाकर बाहर निकल रहे हैं और जो सड़क पर है आपको एक लेयर सी दिखाई देगी, धुंध की ये लेयर है, ये पोल्यूशन की लेयर है। इसको ओस या फिर धुंध नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी लोगों ने स्वेटर भी नहीं पहना है क्योंकि यहाँ पर ठंड नहीं है। लेकिन ये जो पोल्यूशन की लेयर है ये आपको साफ दिखाई देगी और यही वजह है कि ये जो पोल्यूशन की लेयर है इसने अपनी चपेट में पूरे कानपुर शहर को ले लिया है। और लगातार वाहनों से ही जहरीला धुआं नहीं निकल रहा है, बल्कि जो लोगों यहाँ पर कानपुर शहर में सड़कें खोद दी गई है। सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि कानपुर शहर में मेट्रो का कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मेट्रो का भी लगातार कार्य हो रहा है, उसकी खोदाई करी गई है और खोदाई के कारण जो उसके धूल के कण हैं वो देखिए किस तरीके से हवा में फैल रहे हैं और हवा में
फैलने के बावजूद वो लोगों के जो उनके आसपास से निकल रहे हैं लोग इस सड़क से होकर, वो अपने आप को हालांकि पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि इसकी चपेट में सभी लोग आ रहे हैं। प्रदूषण बहुत तेजी से कानपुर शहर में फैल रहा है। और उसके अलावा अगर बात करी जाए कि गड्ढा मुक्त होने की बात कही जा रही थी कि कानपुर शहर गड्ढा मुक्त हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। कानपुर शहर अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है और लगातार मेट्रो के काम की वजह से यहाँ पर पोल्यूशन और भी बढ़ता जा रहा है। सारिका, कानपुर औद्योगिक नगरी के तौर पे भी देखा जाता है यूपी की। अगर वहां बात करूं तो मैं काफी टेंडरियां भी हैं जिनका वो, अगर मैं जल प्रदूषण की बात करूं तो वहां पर भी प्रदूषण बढ़ता है। अगर मैं उन टेंडरियों से निकलने वाला धुआं भी काफी खतरनाक होता है। क्या प्रशासन ने इससे पहले भी टॉप 5 में रहा, टॉप 2 में रहा कानपुर हमारा? ऐसा नहीं है कि पहली बार टॉप 3 में आया तो बड़ा हड़कंप मचा दिया कानपुर के आला अधिकारियों ने, कुछ नहीं किया। 5 टॉप 5 में जब था तब कितनी टेंडरियों पर रोक लगाई थी यहाँ के प्रशासन ने? तब वहां की मेयर क्या कर रही थी कानपुर की? सिर्फ अवार्ड लेने के लिए कानपुर की मेयर है, बताती है प्रदूषण कहीं नहीं है, गंदगी कहीं भी नहीं है। जहां आप खड़ी हैं वहां पे देख सकता हूं कितनी धूल उड़ रही है, कोई छिड़काव करने की व्यवस्था नहीं है नगर निगम के द्वारा। देखिए, आपको बता दें जहां पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर मेट्रो का फर्स्ट फेज का काम चल रहा है, क्योंकि मेट्रो कानपुर आईआईटी से लेकर मोती झील तक की फर्स्ट फेज में बनकर तैयार होनी है और इसका काम तेजी से चल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर जो है पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। और गंदगी की बात करी जाती है तो गंदगी को लेकर मेयर जरूर कहती है कि कानपुर शहर गंदगी मुक्त हो रहा है, लगातार अधिकारी जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि जो कहा जाता है कि धूल के कणों को बैठाने के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए की मशीनें लाई गई थी, उनके द्वारा उन्हें सड़कों पर फॉगिंग करी जा रही है कि उससे धूल के कण जो है वो जमीन पर चिपक जाएंगे, उससे पानी की बौछार करी जा रही है, लेकिन ये भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो 2 गाड़ियां हैं वो इतने बड़े शहर को कैसे कवर कर सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन प्रशासन जो है वो लगातार अपने ढीले रवैये के कारण जो है इस तरीके से बना हुआ है। बिल्कुल, जब से मैं बात करूं 7 साल पहले कानपुर आया था नंबर 1 प्रदूषण में, 7 साल पहले, और ये कलंक 7 साल पहले लगा था कानपुर पे। 7 साल के बाद अब फिर लांछन लग गया उस पे नंबर 1 का। इसी बीच अभिषेक आपके पास आऊंगा। इससे पहले जब हम लोगों ने सुबह बोलेगा में इस मुद्दे को उठाया था प्रदूषण के, तो अभिषेक प्रकाश ने उस दिन बड़ी कार्रवाई की थी। प्रदूषण विभाग के लोगों का, कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था और कहा था कि प्रदूषण पे लगाम लगाइए वरना आपका वेतन नहीं मिलेगा। क्या डीएम साहब ने उसका वेतन तो रोक दिया, क्या प्रदूषण रोकने में नाकाम रहे? और टॉप 3 में तीसरे नंबर पे लखनऊ है। देखिए विशाल, आपको बता दें कानपुर की बात करी जाए तो सिर्फ पोल्यूशन में ही नहीं, कानपुर कई मामलों में नंबर 1 रहा है। और उसके बाद ही जब वो टॉप पर पहुंच जाता है उसके बाद ही यहाँ का प्रशासनिक अमला जागता है और कुछ ना कुछ कार्रवाई करता है। हाँ, 7 साल पहले एक कार्रवाई करी गई थी, उसके बाद लगातार पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, कई चीजों में कानपुर टॉप पर भी रहा है और उसके बाद ही कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि ये जो पूरी जानकारी है यहाँ के प्रशासनिक अमले के पास है। उन्होंने सबसे पहले तो गंगा की गंदगी है उसको रोकने के लिए पहल शुरू कर दी है और उसके अलावा अब जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसको लेकर लगातार चिंताएं तो बनी हुई है, लेकिन उनका कहना है कि जो ठोस कदम है वो बहुत जल्द उठाए जाएंगे। अभिषेक जी आपके पास। अभिषेक, इससे पहले जब सुबह बोलेगा में कार्यक्रम में मैं था तब यहाँ पे प्रदूषण का ये मामला उठाया गया था। अभिषेक प्रकाश ने प्रदूषण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था और उनको ये हिदायत दी कि प्रदूषण को किसी भी हालत में रोका जाए। मैं दिल्ली की अगर बात करूं तो वहां ऑड इवन का फैसला लागू कर दिया जाता है, पराली को जलाने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन अगर लखनऊ की मैं बात करूं, राजधानी की, तो तनख्वाह रोक देना या किसी को दंडित कर देने से प्रदूषण तो नहीं रुक रहा है। या बिल्कुल एयर कंट्रोल इंडेक्स की बात की जाए या फिर बात की जाए, लगातार इस तरह से आंकड़े आ रहे हैं। ईडी ने बाकायदा पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि इसके बाद वो आलम आएगा कि लोग सांस के मरीज होंगे या सड़कों पर चलने से गुरेज करेंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रदेशों को बाकायदा एक आदेशित किया गया, एक आदेश के साथ कि खासतौर पर दिवाली के त्योहार के दौरान या बाकी त्योहार जिसमें आतिशबाजियां होती हैं उस पर नियंत्रण किया जाए। और पहले जब पिछले साल की बात की जाए तब कुछ डेसिमल को लेकर के बात होती थी, तब भी ये बात कही जाती थी कि प्रदूषण जिस तरह बढ़ रहा है ओजोन लेयर की बात सामने आती थी कि ओजोन लेयर में छेद हुआ है जिसकी वजह से लगातार परेशानियां बढ़ेंगी आगे आने के समय में, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है। लेकिन ये जमीनी स्तर पर लोग महसूस नहीं कर रहे थे। जो पिछले 2 से 3 सालों में लोगों ने महसूस किया है, अलग अलग तरीके की बीमारियां, अलग अलग तरीके की सांस की परेशानियां सामने आई हैं इसके बाद। और हेल्थ इश्यूज की बात की जाए या उसके अलावा बात की जाए कि
कम उम्र के बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग लोग हों या फिर युवा हों, सबको लगातार सांस की परेशानियां हो रही हैं। और जिसकी सीधी सी वजह यही सारी चीजें हैं, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो या फिर लापरवाह तरीके से उसे फैलाने की या लापरवाही बरतने की प्रशासन की बात हो, तो निश्चित तौर पर ये वो सारी परेशानियां हैं। कानपुर में जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी कि कैसे वहां मेट्रो का काम चल रहा है, धड़ल्ले से काम चल रहा है, वहां छिड़काव नहीं किया गया, धूल उड़ रही है, कुछ मीटर ऊपर ही एकदम एक बड़ी लेयर बन गई है धूल की और स्मॉग की। तो निश्चित तौर पर अभी तो सर्दी वाकई ठीक से शुरू नहीं हुई, अभी सिर्फ अपनी दस्तक दी है ठंड ने। और अगर अभी से ही स्मॉग और फॉग इस तरह से सामने आने लगेगा तो निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है ये। और ये लखनऊ की, खासतौर पर राजधानी लखनऊ की बात करें अगर हम इन सारी चीजों से बनिस्बत, तो यहाँ पर भी लगातार प्रशासन ने आदेश तो जरूर किए हैं, लेकिन यहाँ भी स्मॉग, धूल या जिसे कहा जाए या निश्चित तौर पर प्रदूषण कहा जाए, उसमें कहीं भी गिरावट आती हुई नहीं नजर आ रही है। अभी हम मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर लाइट रहती थी, 80% से ज्यादा वजह प्रदूषण है, ये उड़ती हुई धूल है जो मलबों से उड़ रही है, सड़कों से उड़ रही है और जिसको लेकर के कोई इंतजाम नहीं किया गया। और शायद यही वजह है कि वही धूल जो है, जो छोटे कण हैं, वो स्मॉग के साथ मिलकर एक अलग लेयर तैयार कर देती है। और यही वजह है कि सर्दी आने से पहले ही लोग सड़कों पर सर्दी जरूर देख रहे हैं स्मॉग के जरिए। बिल्कुल अभिषेक, सही बात आपने बताई कि अभी तो सर्दी चालू भी नहीं हुई है, शुरू भी नहीं हुई है। हम लोग अपने मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता। वरुण, काफी कुंभकर्णी नींद के बाद जागा है प्रशासन आपका, प्रदूषण विभाग काफी देर बाद जागा और अब उसने पल्स और पेपर की जो फैक्ट्रियां थी उन पर चलानी कार्रवाई की है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर पहले से क्राइम सिटी के नाम से पूरे प्रदेश में मशहूर था, लेकिन अब मुजफ्फरनगर प्रदूषित शहर के नाम से पूरे प्रदेश में मशहूर हो गया है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 422 AQI बढ़कर हो गया है। और यहाँ जो जिले के प्रदूषण विभाग के जो अधिकारी हैं, लगभग पूरा कहना है कि पिछले जो हफ्ता हमने जो कार्रवाई की है, लगभग 24 पल पेपर मिले थे जिन पे कार्रवाई की है और जिनसे लाखों का जो इन्होंने जुर्माना वसूला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो अधिकारी हैं तभी कहते हैं जब प्रदूषण का AQI बढ़ता है, नहीं अन्यथा ये ऑफिसों में बैठकर ही अपने कागजी कार्रवाई में लगे रहते हैं। और जो डेस्क के नीचे से लिफाफा आता है वो जो फल मिल के जो मालिक हैं वो उन तक पहुंचा देते हैं। कहीं भी किसी तरह की कार्रवाई ये प्रदूषण विभाग के अधिकारी नहीं करते। उधर अब मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए तो कोल्लू किसान बेल्ट है, गन्ने की बेल्ट है, कोल्लू का भी तो चला रहे हैं भट्टियों में, उनको लेकर भी प्रदूषण विभाग ने अपनी कमान संभाल ली है। लगभग 4 कोल्लू लगभग ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई का काम किया है, 2 को सील किया गया है, जिनसे 25-25 हजार रुपए का जुर्माना प्रदूषण विभाग ने अब तक वसूल कर दिया है। जी, कई जो अंडर पेपर आपने बात करी, अंडर टेबल जो पैकेट्स आते हैं उनको, ये बड़ी बात आपने बड़ा आरोप लगाया है वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर। इसी में जशवंत दिल्ली से दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। जशवंत, अपनी राय रखिए। जशवंत, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए पूरे देश में प्रदूषण जो है इतना, चलिए, धन्यवाद जसवंत जी राय रखने के लिए। हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर अजय आर्य भी जुड़े हैं। अजय जी, आपने तीनों संवाददाताओं को सुना, तीनों ने अलग अलग परेशानियां बताई, उन्होंने बताई जनता की क्या कि प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या क्या है। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो सारिका ने बताया कि वहां छिड़काव ही नहीं होता, मेट्रो का इतने धड़ल्ले से काम हो रहा है। वहीं बात करूं अगर लखनऊ की तो अभिषेक ने भी बताया कि जिस तरह से धूल उड़ रही है, जहां पर कई इमारतें जमींदोज की जा रही हैं कार्रवाई के अंतर्गत, उससे भी धूल उड़ रही है। और दूसरी बात जो मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता वरुण शर्मा ने बड़ी बात बताई कि वहां जो अधिकारी अंडर टेबल पैकेट लेते हैं उसकी देन है ये प्रदूषण। अजय आर्या जी, 54 करोड़ पेड़ लगाए गए थे यूपी में, उसकी देखरेख तक नहीं की इन अधिकारियों ने। अगर उन 54 करोड़ पेड़ों को ही रखते तो शायद इतना प्रदूषण इन 3 शहरों में ना बढ़ता। जी नमस्कार। मैंने आप विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जगहों पर
जितने भी आपके संवाददाता हो, चाहे वो कानपुर हो या मुजफ्फरनगर हो या लखनऊ हो, मैंने उनकी बातें सुनी, बड़ी गंभीरता से सुनी। और जिस प्रकार आपने बताया कि सरकार ने लगभग 50 करोड़ से ऊपर राशि इसमें दी है ताकि प्रदूषण को रोक सके, लेकिन थोड़ा-सा मुझे हास्यास्पद नज़र आता है कि पता नहीं सरकार की सोच में क्या है या उनके प्लानर्स के सोच में क्या है कि वो पैसे से अगर प्रदूषण रुकना होता तो मैं कहता हूँ 550 करोड़ दे दीजिए। समस्या जहाँ पे है वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही थी कि 400, 450, 500 है, कहीं-कहीं ये 1000 के आसपास है। जिक्र हुआ कि दिवाली में पटाखे नहीं चलाने दिए गए, पराली जो जलती है उस पे भी नियंत्रण किया जा रहा है। परंतु विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते मैं इस चीज को दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं और अपने दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनमानस को भी बताना चाहता हूं कि प्रदूषण की समस्या पूरे न कि भारत में नहीं पूरे विश्व में है। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें या पश्चिमी देशों की बात करें, उन्होंने उसके लिए बहुत प्रभावशाली नियम बनाए और नियम के तहत उनका जो भूभाग है उसका जो भी उपयोग कर रहे हैं उसका 20% हिस्सा उनको हरियाली क्षेत्र में रखना है। धीरे धीरे भारत में भी ये चीज शुरू हो रही है। बहुत सारी टाउनशिप बन रही है, उसमें 10 से 15% हिस्सा ये लोग पेड़ों के लिए रख रहे हैं। पोल्यूशन की समस्या जो विकराल रूप धारण कर चुकी है वो पेड़ों के अधिक कटाई की वजह से हो चुकी है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, उसका पैटर्न शिफ्ट हो गया है। ज्यादा पानी नहीं बरसता है। अगर आप आर्टिफिशियल रेन करके कितनी जगह पे आप कर देंगे, पूरे भारत में तो कर नहीं पाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, गांवों से शहरों की तरफ पलायन या छोटे कस्बों से बड़े शहरों की तरफ पलायन हो रहा है। पहले ब्रेन ड्रेन भारत से दूसरे देशों में होता था, लेकिन अब प्रतिभा का पलायन छोटे शहरों या कस्बों से, गांवों से बड़े शहरों की तरफ हो रहा है। इसको रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं करती है। इसकी वजह से बड़े शहरों में अधिक बिल्डिंग्स बनती हैं, ज्यादा ट्रैफिक का प्रेशर होता है। इसकी वजह से जिसको PM2 और PM 2.5 और PM 10 कहते हैं वो बढ़ जाता है। कमोवेश जाड़े के समय में जब एक और लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में बन जाती है जो बाहर के धूल के कणों को और ऊपर जाने से रोकती है, उसकी वजह से जो हमें ये स्मॉग दिख रहा है, जिसको फॉग नाम से हम समझ के गलतफहमी में पड़ रहे हैं, एक्चुअली ये धूल की कणें हैं और धूल की लेयर है PM 2.5 और 10 की लेयर है। जो आपके संवाददाता ने बहुत करेक्टली पॉइंट आउट किया कि कंस्ट्रक्शन जिस कदर भारत में हो रहा है और ये विकास के नाम पे हो रहा है, साथ ही साथ पेड़ हम लगा नहीं रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन से किसी ने रोका नहीं है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़े बड़े पेड़ों की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जहां पे सरकारें फेल हो जाती हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं निवेदन। अजय जी, आपने एक बहुत बड़ी बात बताई, PM और PM 10, इसको भी हम लोग नजदीकी से जानेंगे, उस पर आपसे चर्चा करेंगे। हम इस पूरे PM और PM 10 क्या है, इसको लोगों को, अपने दर्शकों को समझाएंगे। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। You are corrupt। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी।
सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह वाले ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रदूषण के कलंक की। चलते हैं अभिषेक के पास, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हैं, प्रमुख संवाददाता हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, अगर बात करें तो जहां पर औद्योगिकरण की मैं बात करूं या बिल्डिंग बनने की बात मैं करूं, वहां पर तमाम जगह देखा था, लखनऊ की मैं बात करूं या कानपुर की, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं, तो वहां लगातार बिल्डिंगें बनती जा रही हैं। कोरोना काल में बीच में तो रोक लग गई थी कि जब प्रदूषण बढ़ा दीपावली के टाइम या उससे पहले लोगों ने रोक लगा दी कि बिल्डिंगें नहीं बनेंगी या बिल्डिंगें जो हैं वो गिराई नहीं जाएंगी, लेकिन अब धड़ल्ले से बिल्डिंगें बन भी रही हैं और गिराई भी जा रही हैं। या बिल्कुल, कुछ बातें मैं साफ करना चाहूंगा कि लखनऊ की खास तौर पर बात की जाए और लखनऊ के आउटस्कर्ट्स की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन का काम हर वक्त चलता है और लोग आवासीय निर्माण भी करते हैं, बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां बड़े अपार्टमेंट भी बनाते हैं। इन सारी चीजों को लेकर एक दायरा बनाया गया है। उस दायरे में पॉल्यूशन कंट्रोल भी सबसे अहम है। बाकायदा एनओसी लेनी पड़ती है उसके लिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेनी पड़ती है कि वो वन क्षेत्र के इलाके की कोई पेड़ या किसी और चीज को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, या वो कंस्ट्रक्शन किसी तरह से भी वहाँ के प्राकृतिक जो संसाधन है या जो वहाँ की जो प्रकृति है उसको कहीं से इफेक्ट तो नहीं कर रहे। तो निश्चित तौर पर ये नियम कागज में तो बनाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। महज लखनऊ में ही तकरीबन 30% से ऊपर वो इमारतें हैं जो ऐसी जगह पर बनी हैं जहां पर रेजिडेंशियल छोड़िए, वहां पर कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इसी तरह के इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। लिहाजा इन सारी चीजों को दरकिनार करके उन्हें कैसे परमिशन मिली, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह से प्रदेश में न जाने कितनी ऐसी इमारतें होंगी। जब राजधानी का ये हाल है उत्तर प्रदेश की, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और शायद यही वजह है कि पिछले 5 सालों के बीते 5 सालों के बनिस्बत इस बार जो हालात हैं, हर बार दिवाली को लेकर बाकायदा अलर्ट जारी करनी पड़ती है सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत को हर त्योहार में ये अलर्ट जारी करना पड़ता है कि इस बार एनजीटी के द्वारा बाकायदा पत्र लिखकर बताया गया है कि अगर पटाखे उसी तरीके से फोड़े जाएं या उसी तरीके से लोग इस्तेमाल करें आतिशबाजी का, तो शायद सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा इस सवाल। तो ये सबसे अहम बात है और इसको लेकर के लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात कि नजीर बनाकर कोई ऐसी कार्रवाई जरूरी है जो आने वाले वक्त में सभी जिलों के लिए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी वो नजीर बनकर सामने रहे और उसके बाद अनुपालन करना थोड़ा बेहतर हो पाएगा। बिल्कुल अभिषेक, अनुपालन करना बेहतर हो पाएगा और उन इमारतों को भी देखना होगा जो जहां पर रहने की जगह नहीं, आपने बताया वहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो गया है। सारिका, आपके पास आऊंगा। सारिका, बात अभिषेक ने वही कही, दीपावली में जब सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करके कहना पड़ा कि अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, सांस तक नहीं ले पाएंगे। लेकिन कानपुर की मैं बात करूं या और राज्यों की या और शहरों की, अपने आप तो पटाखे फोड़ने पे तो बैन लगा दिया गया, लेकिन प्रशासन ने उसको जमीनी स्तर पे कितना हकीकत में बदला ये तो सबने देखा। हर जगह पटाखे फोड़े गए और मिले भी, कहीं नहीं रोक। अगर जिन्होंने दिवाली में नहीं फोड़े उन्होंने बाकायदा छठ में फोड़े, तो कहीं ना कहीं पटाखों पर रोक लगा ही नहीं पाई प्रशासन। जी बिल्कुल, रोक लगाने की बात कही गई थी लेकिन उसमें कहीं पर भी सफलता नहीं मिली है। ये जो रोक लगाने की बात कही थी प्रशासन द्वारा, दावे भी किए गए थे कि पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, काफी पुलिस चौकन्नी कर दी गई थी और उसके अलावा भी काफी अलर्ट रहा था शहर में। लेकिन दिवाली में बहुत से लोगों ने पटाखे फोड़े और यही रहा कि जो उस दिन नहीं फोड़ पाए उन्होंने छठ पूजा में फोड़े। छठ पूजा के बाद और भी लोगों का, अब जैसे कि सहालकें शुरू हो गई, शादी विवाह का मौका है, तो ऐसे कार्यक्रमों में भी लोग लगातार पटाखे ही फोड़ रहे हैं और ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करी गई है जिससे लोग डरे और उनसे कहें कि अब पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे या फिर जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका जो जिम्मेदार है वो ये पटाखे हैं, ये भी कहकर वो अपना पल्ला झाड़ ले रहा है। लेकिन अभी कानपुर का जो प्रशासन है वो चिंतित में नहीं हुआ है और ना ही गंभीर है इस मामले को लेकर। हाँ, लेकिन
न्यूज ने ये मुद्दा उठाया है और ये बातें जो है यहाँ के जिला अधिकारी तक पहुंच गई हैं, तो अब जरूर वो कोई कठोर कदम उठाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। अधिकारी तक पहुंच गई है। मेरी मेयर साहिबा कहाँ हैं इस शहर की? वो इतने अवार्ड ले रही हैं, तमाम चीजें कर रही हैं, बता रही हैं, घूम घूम के लोगों को यहां से लेकर लखनऊ तक जाकर बताती हैं कि बिल्कुल प्रदूषण नहीं है। हमारी बात अगर करें लखनऊ के मेयर की, तो वो तो मुंबई चली गई, बॉन्ड साइन कर रहा है कि नगर निगम लखनऊ का बिल्कुल जय जय कर रहा है। जहां पर इमारतें बन रही हैं, कानपुर में तो मेट्रो बन रही है, वहां पर रोडों पर छिड़काव नहीं हो रहा। नगर आयुक्त क्या कर रहे हैं दोनों जगह के? जहां पर अगर मैं बात करूं धूल मिट्टी जब उड़ रही है तो वहां कम से कम सड़कों पर छिड़काव ही करा दे, पर यह भी दोनों मेयरों को नहीं दिख रहा है। सारिका, आपसे पूछ रहा हूं मैं कि मेयर साहिबा जो हमारी हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल एक नंबर पे चल रहा है कानपुर, हर चीज में एक नंबर पे चल रहा है, बड़े बड़े अवार्ड ले लेती हैं वो हर संस्थाओं से। लेकिन अब सामने आ गया है 7 साल बाद फिर वही लांछन लग गया, एक नंबर पर कानपुर प्रदूषण के मामले में। बिल्कुल, ये जो कानपुर मेयर हैं उनकी बातें सिर्फ हवाई ही होती हैं। लगातार वो ये कहती हैं कि मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं आम जनता से मिल रही हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रही हूँ, उनको सुलझा रही हूँ, लेकिन जब उनके पास जाओ तो वो सिर्फ हवाई बातें ही करती हैं। जब धरातल पर देखा जाता है तो फिर आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पोल्यूशन फैला हुआ है, कानपुर शहर अभी गंदगी मुक्त नहीं हो पाया है, जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। पानी की समस्या को लेकर यह कहा गया था कि गंगा बैराज से आपूर्ति 3 दिन के लिए ठप कर दी जाएगी। उस पर मेयर ने बाकायदे बयान दिया था कि 1 दिन के अंदर यह सप्लाई शुरू हो जाएगी, फिर भी वो भी हवाई रहा। उसमें करोड़ों लीटर पानी भी बहा दिया गया, ना तो लोगों को मिला और लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कुल मिला के जो कानपुर की मेयर है सिर्फ हवाई बातें ही करती हैं, कोई काम उनका किसी को नहीं दिखाई देता है। कोई काम दिखाई देगा तो प्रदूषण कम होगा। लखनऊ या कानपुर या मुजफ्फरनगर कोई भी हो, अधिकारी कितना काम कर रहे हैं ये देखने वाली बात है। वरुण, आपके पास आऊंगा। आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि पल्स और पेपर मिल के जो मालिक हैं वो अंडर द टेबल पैकेट पास करते हैं अधिकारियों को, जिससे उनको बड़ी सफलता मिलती है, आराम से प्रदूषण करते हैं। जब ये नंबर 2 पर आ गया हमारा मुजफ्फरनगर, तब उनको याद आया कि नहीं चलो अब चलानी कार्रवाई कर देते हैं। बिल्कुल, मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं, जो मेरे आरोप हैं वो इस तरह साबित सही होते हैं कि जो इनका टाइम है प्रदूषण विभाग ऑफिस का, वो 10 से 6 बजे तक है, क्योंकि 10 से 6 बजे तक सारे अधिकारी ऑफिसों में रहते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री मालिक को बात की जाए, फैक्ट्री की बात की जाए, तो चिमनियों से निकलता जहरीला धुआं है वो हाथ को बंद किया जाता है चिमनियों से। उस टाइम ना तो कोई अधिकारी ऑफिसों में रहता है, ना ही कोई की टीम गश्त पे लगाई जाती है। तो मेरा जो अधिकारी हैं उनको सुविधा फैक्ट्री मालिकों के थ्रू पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री का प्रोजेक्ट है, उसके लेकर यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभिषेक आऊंगा। जैसे कानपुर के मेयर की बात हम लोगों ने सुनी, वो बिल्कुल हवाई बातें करती है। संयुक्ता भाटिया के भी यही कुछ हाल लगते हैं मुझे लखनऊ में। अभिषेक, क्या बिल्कुल मैं सुन रहा था कि कैसे बता रहे हैं कि वहां जिला प्रशासन अगर इंटरेस्ट ले, और इंटरेस्ट सिर्फ कागज पे नहीं बल्कि वाकई अगर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए कि जो लोग प्रदूषण को लेकर के गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, बड़े पैमाने पे हो, उसको लेकर के अगर कोई ऐसी कार्रवाई जिसको नजीर बनाकर उत्तर प्रदेश में कोई एक मैसेज पास हो पाए कि अगर आप ऐसे नियमों का पालन नहीं करते हैं जो प्रदूषण को लेकर के भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं, लिहाजा आपके ऊपर इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दंडात्मक कार्रवाई का प्रोविजन है, बाकायदा प्रोविजन है, बहुत सारी चीजें एनजीटी की तरफ से जारी की गई हैं, लेकिन आज तक उन सारी चीजों को लेकर के ऊपरी तौर पर कभी कोई घटनाक्रम नहीं देखा गया। और शायद यही वजह है कि ये इस बात की ये बयानगी है कि जिला प्रशासन इस बात को लेकर के कितना सीरियस रहता है। एनजीटी चिट पत्र लिखती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, फिर आदेश आते हैं, मुख्यमंत्री तक आदेश आते हैं, मुख्यमंत्री अपनी तरफ से जारी भी करते हैं, सारे जिला अधिकारियों को जारी होता है। एनजीटी की भी अपनी एक अलग टीम होती है हर जिले में, लेकिन कोऑर्डिनेशन ना होना वजह है आज जो स्मॉग और जो कोहरा और
सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ अभी, और लोग इसको महसूस कर रहे हैं कि जब वो अपने घरों से निकलते हैं सुबह, चाहे देर शाम की बात की जाए, और अभी इतनी देर शाम नहीं हुई, तब लोग इस तरह की चीजें महसूस करते हैं कि बाहर सिर्फ फॉग नहीं है, उसके साथ साथ छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, पॉल्यूशन है उनके साथ मिला हुआ, जो एक गुबार बनकर लोगों को जहर की तरह उनके सांस के थ्रू अंदर जा रहा है। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी परेशानी है, इसको लेकर के कुछ ऐसा कदम जरूर उठाना पड़ेगा जो आने वाले वक्त में नजीर बन पाए। कदम उठा लेगा, क्योंकि जिस तरह से राजधानी के ये हाल है, जहां पर वो टॉप 3 प्रदूषित शहरों में आ गया है, नंबर 3 पर है। कानपुर की अगर मैं बात करूं नंबर 1 पर है, मुजफ्फरनगर नंबर 2 पर है, ऐसे गाजियाबाद भी है, नोएडा भी, तमाम ऐसे शहर है। लेकिन अभिषेक कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई की मांग अब मांग रहे हैं ये लोग, जो प्रदूषण फैला रहे, या टेंडरी मालिक हैं या जो फैक्ट्री मालिक हैं। या बिल्कुल, एनजीटी की जो गाइडलाइंस हैं वो कानपुर के लिए खासतौर पर अलग से नोटिफाई की गई थी, क्योंकि वहां पर जिस तरह का व्यापार है, इंडस्ट्रियल एरिया बसा हुआ है, वहाँ टेंडरीज हैं और भी कई तरीके का काम वहाँ पर होता है, साबुन या डिटर्जेंट पाउडर से जुड़ा हुआ और बाकी भी कई सारी चीजें जो बड़े स्तर पर होता है वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर एनजीटी की तरफ से गाइडलाइंस थी, लेकिन उन सारी चीजों के बाद भी कानपुर में हालात सुधरते हुए और न सिर्फ कानपुर, और शायद यही वजह है कि जब भी प्रदूषण की बात आती है तो कानपुर का नाम लिस्टिंग में सबसे ऊपर आते हुए नजर आता है। हर बार जब नाम सबसे ऊपर आता है तो कई सारी बातें होती हैं, वहां पर भी कई सारे नए नए तरीके के जुर्माने तय किए जाते हैं, लेकिन वो जुर्माने लगते नहीं, आंशिक रूप से लगते होंगे लेकिन उसका असर नहीं दिखता है कहीं पर भी। और यही हाल कई ऐसे इंडस्ट्रियल इलाकों का उत्तर प्रदेश भर का है, जहाँ पर वो जिला इसलिए जाना माना जाता है कि वहाँ पर बड़ा व्यापार है। कानपुर खास तौर पर इसलिए जाना जाता है। लखनऊ के आउटस्कर्ट्स की बात की जाए तो लखनऊ में भले ही कोई इस तरह की इंडस्ट्री या बहुत बड़े व्यापार के कारोबार के या इंडस्ट्री या इस तरह की नहीं बनी है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर भी लोग प्रभावित उसी स्तर पे हो रहे हैं जितना कानपुर में हो रहे होंगे। जुड़े हैं राजेंद्र लखनऊ से। राजेंद्र जी, अपनी राय रखिए। जी, संपर्क टूट चुका। अगर सारिका आपके पास आएंगे, बड़ी अभिषेक ने कहा कि जुर्माने लगा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रियां हैं, फिर मैं बात करूं टेंडरियों की, उन पर जुर्माने लगा दिए जाते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। जुर्माने के बाद की कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर जुर्माना लग गया प्रशासन के बाद, वो जुर्माना लगाता ही जाता है, वो उनको भी देने में अच्छा लगता है, चलो भैया इतना जुर्माना दे दिया, लेकिन टेंडरी तो हमारी चल रही है, प्रदूषण तो उतना फैल ही रहा है। सारिका। विशाल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कानपुर प्रशासन जो है वो अपना ढीले रवैया लगातार अपनाए हुए है। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है उसके बाद वो बड़ी कार्रवाई करता है और फिर शांत हो जाता है। यही वजह रहती है कि जो टेंडरी वगैरह है ये गंगा प्रदूषित लगा डेली करती हैं, लेकिन जब अधिकारी की नजर पड़ती है तो फिर उनमें जुर्माना लगा जाता है और कुछ दिनों के लिए उन्हें बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिर जैसे ही अधिकारी बदलता है या फिर सरकार बदलती है, नए लोग आते हैं, उसके बाद फिर वही काम रोजाना की तरह शुरू हो जाता है। और यही वजह है यहाँ पर जैसे कि अवैध निर्माण हो रहे हैं, निर्माण के दौरान जैसे कंस्ट्रक्शन काम किया जाता है, यहाँ पर जो कानपुर विकास प्राधिकरण है उसके जब नए वीसी आते हैं तो थोड़ी स्टिकपना दिखाते हैं कि सख्त रवैया अपनाते हुए पहले बिल्डरों के कॉलर पकड़ते हैं कि नहीं आप ऐसे अवैध निर्माण नहीं करा सकते, लेकिन जब कोई जर्जर बिल्डिंग या फिर अवैध निर्माण पकड़ा जाता है तो बड़ी कार्रवाई कर दी जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। हालांकि कानपुर शहर में बात सिर्फ प्रदूषण फैलाने पे अगर हम गाड़ियों को ही दोष दें तो ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर शहर में इसके जिम्मेदार गाड़ियां ही नहीं, जाम ही नहीं, बल्कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है लगातार वो भी जिम्मेदार है। और उससे ज्यादा यहाँ पर अगर आरोप लगाया जाए तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो हैं। इसी बीच बुद्धराम दर्शक जुड़ चुके हैं लखनऊ से। बुद्धराम जी, अपनी राय रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो पहले चैनल आपको धन्यवाद कि आप ये कम से कम आम जनता की आवाज पहुँचाते हैं। जी बुद्धराम जी, अपनी राय रखिए। आप जनता की आवाज पहुंचाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री और ये जो पराली जलाने पर जो बैन लगा रखा है और दिन पे दिन जो गाड़ियां निकल रही हैं फोर व्हीलर और अकेले जो लोग शहर में घूमते रहते हैं, मतलब बहुत मस्ती कर रहे हैं, अरे इन गाड़ियों पे भी रोक लगनी चाहिए कि
जरूरी काम से जाएं। उसमें तेल का लिमिट होना चाहिए, इतना पेट्रोल लिया, कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अरे आधा धुन गाड़ी 4 पहिए की, जिसकी औकात वो भी गाड़ी खड़े, एक कमरे मकान वो भी गाड़ी खड़े है। वो ये अनावश्यक रूप से गाड़ी का भी, इससे भी तो प्रदूषण बढ़ ही रहा है शहर में। हर त्योहार में, हर सीजन में लाखों गाड़ी निकलती है। इनकी लिमिट होना चाहिए। गाड़ी कोई ले, उससे पूछना चाहिए कि क्या काम है, कितना परिवार है, कहाँ रखोगे जगह। केवल क्या फैक्ट्री और किसानी का खाली पराली जलाने की प्रदूषण बढ़ रहा है शहर में। ये प्रदूषण यहाँ कहाँ पराली जल रही है? लखनऊ में कौन खेत है यहाँ पर? जी बुद्धराम जी, बड़ी बात आपने कही कि जो गाड़ियां चल रही हैं, बहुत बड़ी बात आपने कही। अभिषेक, आपके पास आऊंगा। जो हमारे दर्शक ने कहा कि जो गाड़ियां चल रही हैं उन पे भी रोक लगनी चाहिए। मेरे हिसाब से डग्गा मार जो डीजल की गाड़ियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी प्रदूषण बढ़ता है। और कंस्ट्रक्शन से आपने पहले बताया कि जिस तरह से धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है बिल्डिंगों का, यहाँ पर उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियों का भी इनमें दोष है। जो डीजल की गाड़ियां चल रही हैं लगातार, जो की डेट एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो आउटर्स में चल रही हैं। अभिषेक, सारिका, आपने कहा कि सिर्फ फैक्ट्रियां या फिर प्लास्टिक ही नहीं बढ़ा रहा है प्रदूषण, वो तमाम ऐसी चीजें जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है। गाड़ियां की मैं बात करूं, अधिकारियों के ढीले रवैये से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। सारिका, हाँ बिल्कुल, अगर जिम्मेदार ठहराया जाए कि किससे प्रदूषण बढ़ रहा है तो सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन ही नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा जो वाहन दौड़ रहे हैं सड़कों पर, उनसे जो धुआं निकल रहा है, उसके अलावा जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, वो भी किसी न किसी हद तक की जिम्मेदार है। क्योंकि लोग कूड़े को जला देते हैं और उससे फिर जहरीली गैस निकलती है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। और यही वजह रही है कि जो पराली जलाई जाती है उस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है कि लोग पराली बिल्कुल भी ना जलाएं। और यहाँ पर भी कानपुर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो कूड़े के अंबार हैं उन पे लोग आग लगा देते हैं और उनसे जहरीला धुआं निकलता है। जो वाहन है उस पे आरटीओ द्वारा एक नियम बनाया गया है कि जो जर्जर वाहन है उसकी वो आकर जो वो परमिशन लेंगे या फिर उसके लिए जब भी उनके कान में कोई बात पहुंचेगी तो वो उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आरटीओ ने भी हवाई बातें कर दी थी और लगातार कानपुर शहर में जो वाहन है वो जहरीला धुआं उगल रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि जब ये जो धुआं है, जहरीला धुआं पेट्रोल के संपर्क में आता है तो ये कई गुना बढ़ जाता है, जहरीला हो जाता है। कार्बन वैसे भी, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें चाहे कार्बन की बात करें, कार्बन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे सांस के मरीज तो बढ़ ही रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने ये भी आशंका जताई है कि इससे कोरोना के जो संक्रमित हैं उनमें भी लगातार इजाफा होगा। तो यहाँ पर जो संकट की बात करी जाए और जिम्मेदार की बात करी जाए तो एक को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि संकट सिर्फ प्रदूषण का ही नहीं बल्कि कोरोना का भी लगातार बरकरार है। बिल्कुल, कोरोना का भी जिस तरह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे स्मॉग अभी आपके मैंने पीछे देखा, आप दिखा भी रहे थे, जिस तरह से धूल वहां पर हावी है, पूरी एक लेयर बन चुकी है प्रदूषण की। वरुण, आपके पास आऊंगा। वरुण, सिर्फ पेपर और पल्स की फैक्ट्रियों से या कारखानों से ही नहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, वहां पे सड़कें भी खुदी होंगी। मुजफ्फरनगर में कहीं ना कहीं सड़कों खोदा होगा, धूल वहां पे भी उड़ती होगी। बिल्कुल, मैं मुजफ्फरनगर की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो सड़कों पे काम लगातार जारी है। जो रैपिड रेल है उसका काम चल रहा है, उसके जो धूल के कण है वो वायु में फैल रहे हैं। और जो एमडीए की बात करूं, जो भवन निर्माण जो जिसके अंडर में चलता है एमडीए, उन्होंने जो भवन निर्माण स्वामी है उनको सख्त हिदायत दी हुई है कि अगर आप अपने मकान का या किसी भवन का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसको कम से कम तिरपाल या प्लास्टिक की पन्नी टाइप उससे ढककर ही करें, अन्यथा जुर्माना उनसे भी वसूला जाएगा। लेकिन ढक के करने से क्या कुछ रोक सकते हैं? अगर हम लोग चाहें, प्रशासन चाहे या अधिकारी चाहें, तो उस जब तक ये प्रदूषण को नहीं कोई रोकथाम हो पा रही तब तक उन कंस्ट्रक्शन को रोक भी सकते हैं। सारिका, मुजफ्फरनगर में तो प्लास्टिक लगा के कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अगर आपसे जानना चाहूं कानपुर की स्थिति कि वहां पे क्या ऐसे कंस्ट्रक्शन मैं देखता, आपने देखे होंगे कई जगह कि बगैर प्लास्टिक भी बड़े बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं।
देखिए, जो कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहे हैं वो मानकों के लगातार विपरीत हो रहे हैं। कहा जाता है कि जब कोई बिल्डिंग बनेगी तो उसमें ग्रीन बेल्ट लगा दी जाएगी, टीन लगा दी जाएगी ताकि जो धूल के कण हैं वो बाहर ना निकले, ना ही हवा में फैले। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। हाँ, प्लास्टिक की बात करी जाए तो प्रशासन स्टार्टिंग में थोड़ी चिंता में रहा है कि जो प्लास्टिकें हैं उसका लोग कम प्रयोग करें, और क्योंकि वो वेस्ट नहीं होती है, ना वो जलती है और ना ही वो मतलब नष्ट करी जा सकती है। तो ये एक ऐसा पदार्थ है, इसको लोग यूज ना करें। फिर भी अब जैसे कि कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद लोगों ने प्लास्टिक का यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं वहां पर प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, प्लास्टिक पे तो रोक पहले से ही लगा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं देखता हूं कई जगह प्लास्टिक खुल के सामने आ रही है। कहीं बाजार में अभी भी, अब पहले जब सरकार थोड़ी सख्त होती है या कोर्ट का आदेश आता है तो बड़ी कार्रवाई की जाती है, चालानी कार्रवाई की जाती है। ठेलों पर या दुकानों पर जाकर प्लास्टिक को चेक किया जाता है कि कहीं वो प्लास्टिक का बैग तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो वरुण, वहां पर प्लास्टिक की क्या स्थिति, कितना प्लास्टिक को रोका जाता है, कितनी कार्रवाई होती है वहां पर? वरुण, मैं आपको मुजफ्फरनगर की बात बताऊं कि प्लास्टिक की रोकथाम के लिए जो सिटी मजिस्ट्रेट है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगातार बाजारों में भ्रमणशील हैं और जो प्लास्टिक के जो पन्नियां हैं या कुछ भी पदार्थ का जो सामान है उसको बैन किया हुआ है, और जिसके पास भी प्लास्टिक का प्रयोग पाया जाता है तो उसको जुर्माना लगाने का काम मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन करता है। मुजफ्फरनगर में तो रोक लगा दी है सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम अधिकारियों। कानपुर की बात करें अगर, सारिका, प्लास्टिक को लेकर कितना सचेत है कानपुर का प्रशासन? कितना बाजारों पर निकलता है कि प्लास्टिक को कम से कम यूज किया जाए या बिल्कुल ना यूज किया जाए? देखिए, प्लास्टिक की अगर बात करी जाए तो यहाँ का जो प्रशासन है उसने टीमें जरूर गठित कर दी हैं जोन वाइज। जैसे कि नगर निगम है, नगर निगम ने अपने जोन वाइज टीमें बना दी हैं। उसके अलावा जिला अधिकारी से बात करी है तो नेतृत्व में टीमें गठित कर गई हैं। अगर वो लोग छापेमारी करते हैं, कई किलो की पॉलीथीन भी यहाँ पर आए दिन पकड़ी जाती है, नगर निगम द्वारा पकड़ा जाता है और फिर उसे नष्ट किया जाता है। इस तरीके की छापेमारी प्रशासन द्वारा तो करी जा रही है, लेकिन अगर बाजारों की बात करी जाए या फिर लोग जो पॉलिथीन यूज कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि लोग पॉलिथीन के प्रति जागरूक हो, उसका प्रयोग ना करें। लेकिन लगातार जो है लोग जो है पॉलिथीन का कानपुर शहर में अभी भी प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल प्रयोग कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या है कि जितनी गंदगी हम लोगों ने मचा रखी है, आम जनमानसों की ही गलती है जो ये अधिकारी आपका साथ नहीं देते हैं या अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर ये लोग खुद ही अपना साफ सफाई करने लगा, मैं देखता हूं तमाम जगह लोग ऊपर से ही नीचे कचरा फेंक देते हैं या खुद ऐसा सामान होता है कागज या तार उसको जलाने लगते हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं होती है। तमाम ऐसे मुद्दे आए, जब बार बार ये मुद्दा उठाया गया प्रदूषण को लेकर, आज 7 साल बाद वो फिर कलंक लग गया कानपुर के ऊपर या लखनऊ के ऊपर कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत दुख की बात है कि यूपी के ही 3 शहर टॉप मोस्ट हैं प्रदूषण में, मुजफ्फरनगर, लखनऊ और कानपुर। जिनमें कानपुर की अगर मैं बात करूं तो ये रहता है, प्रदूषण बहुत है टेंडरियों की वजह से, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, हमेशा ढीला रवैया रहता है अधिकारियों का। मुजफ्फरनगर की बात करें तो वहां पेपर और पल्स की जो फैक्ट्रियां हैं उन पर चलानी कार्रवाई की गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि AQI 433 हो गया तब। वरुण, आपके पास आऊंगा, अब क्या कार्रवाई की गई है? चलान होने के बाद उनका जो लाखों रुपए चलान का ले लिया गया, क्या उसके बाद वो फैक्ट्रियां खुली हैं या बंद करा दी गई हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 34 फैक्ट्रियों पे जो कार्रवाई हुई थी उसमें से एक फैक्ट्री पे पूर्ण सील लगा दी गई है। आज भी हमारे जो प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनकी बात आपने सुनी, उन्होंने बताया कि मैंने टीम गठित कर दी है और लगातार मैं भी इस समय भ्रमण पे हूँ। जब मुझे समय मिलता है तो मैं फैक्ट्रियों की लगातार चेकिंग पे जाता हूँ और सख्त से सख्त जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको हिदायत दी गई है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो गंदा केमिकल युक्त पानी है वो नालों में ड्रेन न किया जाए, उनको जमीन में ही कहीं उसका विस्तारण किया जाए। उसको लेकर गाइडलाइन जो प्रदूषण विभाग में है वो जारी की है। अब आगे देखना ये होगा कि प्रदूषण विभाग की गाइडलाइन को फैक्ट्री मालिक कितनी अमल में लाते हैं। बिल्कुल, कितना अमल में लाते हैं देखने वाली बात है। और तमाम शुक्रिया तमाम लोगों का हम लोग से जुड़ने के लिए। सारिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर अजय आर्या भी जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। संवाददाता हमारे मुजफ्फरनगर से वरुण शर्मा जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग सुबह बोलेगा में बात कर रहे थे प्रदूषण के कलंक की, जहां पर अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता खड़े हुए जो टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज थी। उनमें बात करूं मैं कानपुर, लखनऊ
और मुजफ्फरनगर। यहां पर मुजफ्फरनगर में संवाददाता ने बताया कि जो ये पल्प और पेपर मिल्स वाले हैं ये अंडर टेबल पैकेट दे देते हैं अधिकारियों को, उसके बाद चलते हैं, लेकिन अब उनकी कुंभकर्णी नींद जाग टूटी है और उसके बाद उन्होंने चालानी कार्रवाई करके उन फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। कानपुर की बात करूं तो अभी भी लगातार अधिकारी ढीले रवैये को अपनाए हुए हैं। मेट्रो का काम जब जहां शहर में चल रहा हो इतना युद्ध स्तर पर, उसके बाद भी उन रोडों पर छिड़काव नहीं होता है। अभिषेक सिंह हमारे साथ प्रमुख संवाददाता लखनऊ जुड़े तो उन्होंने बताया जिस तरह से लखनऊ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है धड़ल्ले से, जहां पे कोई नजर नहीं डाल रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों के ढीले रवैये से सब कुछ हो रहा है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।